क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके दिमाग में हजारों काम घूम रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? और क्यों हर दिन भागदौड़ के बाद भी सुकून नहीं मिलता? आज की इस तेज दुनिया में हम सब एक ऐसी मेंटल ओवरलोड की हालत में जी रहे हैं जहां याद रखने की कोशिश ही हमें थका देती है। और इसी दर्द का एक पावरफुल सॉल्यूशन लेकर आई है ये किताब, गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन, जो सिखाती है कि आपका दिमाग आइडियाज बनाने के लिए है, ना कि उन्हें पकड़कर रखने के लिए। सोचिए, अगर आपका दिमाग पूरी तरह फ्री हो जाए तो आपकी लाइफ कितनी काम और पावरफुल हो सकती है। यही है जीटीडी की असली पावर, एक सिंपल सिस्टम जो आपकी केओस भरी लाइफ को क्लियर डायरेक्शन देता है और आपको स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाता है। हमारे इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम इस किताब को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इसे महसूस करते हैं, ताकि आप इसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। चाहे आप गांव से जुड़े हों या शहर से, या फिर किसी दूसरे देश में काम कर रहे हों, ये ऑडियो बुक आपके लिए एक ब्रिज है जहां से आप अपने लाइफ को बेटर कंट्रोल में ला सकते हैं। अब समय है अपने कामों को याद रखने का नहीं, बल्कि उन्हें सही सिस्टम में रखने का। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, अ न्यू प्रैक्टिस फॉर अ न्यू रियलिटी। आज की दुनिया पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी है। पहले जीवन सरल था, काम सीमित थे, जिम्मेदारियां तय थीं और भविष्य कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल लगता था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब हर व्यक्ति के पास एक साथ कई रोल्स हैं। नौकरी के प्रेशर, पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारियां, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और खुद को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश, ये सब एक साथ चल रहा है और इसी वजह से दिमाग लगातार भरा हुआ महसूस करता है। हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी अनफिनिश्ड वर्क, कभी फ्यूचर की चिंता और कभी पुरानी बातों का बोझ। डेविड एलन इस चैप्टर में यही समझाते हैं कि समस्या कामों की मात्रा नहीं है, बल्कि हमारी वर्किंग स्टाइल है। हम अभी भी एक ऐसे तरीके से जी रहे हैं जहां हम सब कुछ अपने दिमाग में संभालने की कोशिश करते हैं, जो कि आज की दुनिया के हिसाब से बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। दिमाग का काम याद रखना नहीं, बल्कि सोचना और निर्णय लेना है। लेकिन हम उससे एक स्टोरेज सिस्टम की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे वो लगातार ओवरलोडेड रहता है और परिणाम ये होता है कि हम थकान, तनाव और कंफ्यूजन महसूस करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा इंसाइट ये है कि अगर हमें मेंटल क्लैरिटी चाहिए तो हमें एक नई प्रैक्टिस अपनानी होगी। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बाहर हो, जहां हम अपने सारे टास्क्स, आइडियाज और कमिटमेंट्स को स्टोर कर सकें, ताकि दिमाग पूरी तरह फ्री हो सके। जब दिमाग फ्री होता है, तभी क्रिएटिविटी, फोकस और प्रोडक्टिविटी अपने बेस्ट लेवल पर आते हैं। ये नई प्रैक्टिस हमें ये सिखाती है कि कंट्रोल बाहर के सिस्टम से आता है, अंदर की कोशिश से नहीं, और यही बदलाव हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। चैप्टर 2, गेटिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, द 5 स्टेप्स ऑफ मास्टरिंग वर्कफ्लो। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि लाइफ को कंट्रोल करने का मतलब सब कुछ करना नहीं है, बल्कि सब कुछ सही तरीके से मैनेज करना है। इसके लिए उन्होंने एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल 5 स्टेप वर्कफ्लो दिया है, जो जीटीडी सिस्टम की फाउंडेशन है। पहला स्टेप है कैप्चर। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में जो भी काम, आइडिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी या चिंता है, उसे तुरंत बाहर निकालकर किसी ट्रस्टेड सिस्टम में डालना, ताकि वो आपके माइंड को डिस्टर्ब न करे। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक चीजें दिमाग में रहती हैं, तब तक वो मेंटल नॉइज पैदा करती रहती हैं। दूसरा स्टेप है क्लैरिफाई। इसका मतलब है कि आपने जो भी कैप्चर किया है, उसे क्लियरली समझना कि वो क्या है। क्या ये एक्शनेबल है या नहीं? अगर ये एक्शनेबल है, तो उसका नेक्स्ट फिजिकल एक्शन क्या होगा? इसे क्लियरली डिफाइन करना, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तीसरा स्टेप है ऑर्गेनाइज। इसमें आप हर चीज को उसके सही स्थान पर रखते हैं, जैसे टास्क लिस्ट्स, कैलेंडर रिमाइंडर्स या रेफरेंस सिस्टम, ताकि बाद में उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। ये स्टेप आपके लाइफ को स्ट्रक्चर देता है। चौथा स्टेप है रिफ्लेक्ट। इसका मतलब है नियमित रूप से अपने पूरे सिस्टम को रिव्यू करना, खासकर वीकली रिव्यू, जिसमें आप देखते हैं कि क्या पेंडिंग है, क्या कंप्लीट हुआ है और क्या एडजस्ट करने की जरूरत है। यह स्टेप आपके सिस्टम को फ्रेश और अपडेटेड रखता है। पांचवा स्टेप है एंगेज। इसका मतलब है एक्शन लेना, लेकिन रैंडमली नहीं, बल्कि सही समय, सही एनर्जी और सही प्रायोरिटी के हिसाब से। यह स्टेप आपको एग्जीक्यूशन की क्लैरिटी देता है। इस पूरे चैप्टर का एसेंस ये है कि जब तक आपका वर्क फ्लो बाहर से क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका माइंड अंदर से शांत नहीं हो सकता।
और जब माइंड शांत होता है तभी आप सही डिसीजंस ले पाते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 3, गेटिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएटिवली अंडरवे, द 5 phases ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि किसी भी बड़े काम को सफल बनाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। बहुत बार लोग किसी प्रोजेक्ट को शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। यही वजह है कि कई सपने अधूरे रह जाते हैं, कई गोल्स सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं और कई लोग अपने कामों से इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग नेचुरली प्लानिंग करता है लेकिन हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जब कोई चीज हमें इंपॉर्टेंट लगती है तो दिमाग लगातार उसके बारे में सोचता रहता है और अगर क्लैरिटी ना हो तो वही सोच स्ट्रेस में बदल जाती है। इसलिए इस चैप्टर में डेविड एलन प्रोजेक्ट प्लानिंग के 5 phases बताते हैं जो किसी भी काम को क्लियर और मैनेजेबल बना देते हैं। पहला फेज है पर्पस एंड प्रिंसिपल्स, यानी ये समझना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। जब तक किसी काम का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता तब तक मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं टिकता। पर्पस हमें डायरेक्शन देता है और प्रिंसिपल्स हमें बाउंड्रीज देते हैं ताकि हम गलत रास्ते पर न जाएं। दूसरा फेज है विजन। इसमें आप इमेजिन करते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद रिजल्ट कैसा दिखेगा। अगर आप फ्यूचर पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस दिशा में सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। तीसरा फेज है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें आप बिना जजमेंट के आइडियाज कलेक्ट करते हैं। यहां परफेक्शन नहीं बल्कि ओपननेस जरूरी है क्योंकि कई बार बेस्ट सॉल्यूशंस शुरुआत में सिंपल आइडियाज के रूप में आते हैं। चौथा फेज है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें सारे आइडियाज को स्ट्रक्चर दिया जाता है, प्रायोरिटीज तय की जाती हैं और स्टेप्स अरेंज किए जाते हैं ताकि केओस खत्म हो जाए। पांचवा फेज है आइडेंटिफाइंग नेक्स्ट एक्शंस, यानी ये तय करना कि अब सबसे पहला फिजिकल एक्शन क्या होगा, क्योंकि क्लैरिटी तभी यूजफुल होती है जब वो एक्शन में बदल सके। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते बल्कि उनके पास बेटर क्लैरिटी और बेटर प्लानिंग होती है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को क्लियर तरीके से डिफाइन करते हैं तो डर कम होने लगता है, कंफ्यूजन खत्म होता है और काम आसान महसूस होने लगता है। चैप्टर 4, गेटिंग स्टार्टेड, सेटिंग अप द टाइम, स्पेस एंड टूल्स। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि कोई भी सिस्टम तभी काम करता है जब उसके लिए सही एनवायरनमेंट तैयार किया जाए। बहुत लोग प्रोडक्टिविटी सीखना चाहते हैं लेकिन अपने आसपास का सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं करते और इसी वजह से कुछ दिनों बाद फिर पुराने केओस में लौट जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको अपने काम करने की जगह समय और टूल्स को इंटेंशनली सेटअप करना होगा। सबसे पहले वो फिजिकल स्पेस की बात करते हैं। आपका वर्क स्पेस ऐसा होना चाहिए जहां क्लैरिटी और फोकस महसूस हो। अगर आसपास क्लटर होगा तो दिमाग भी क्लटर्ड रहेगा। इसलिए जरूरी है कि काम करने की जगह क्लीन, सिंपल और फंक्शनल हो ताकि आपका अटेंशन अननेसेसरी चीजों में ना भटके। इसके बाद लेखक टाइम की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। जीटीडी सिस्टम को सेटअप करने के लिए डेडिकेटेड टाइम चाहिए क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी में इसे करेंगे तो सिस्टम मजबूत नहीं बन पाएगा। शुरुआत में कुछ घंटे लग सकते हैं लेकिन वही समय आगे चलकर आपकी जिंदगी के अनकाउंटेबल घंटे बचा सकता है। इसके बाद टूल्स की बात आती है। डेविड एलन कहते हैं कि टूल्स सिंपल होने चाहिए, चाहे नोटबुक हो, डिजिटल ऐप हो, फोल्डर्स हो या कैलेंडर सिस्टम। इंपॉर्टेंट चीज टूल नहीं बल्कि ट्रस्ट है। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकें ताकि आपका माइंड बार बार चीजों को याद रखने की कोशिश ना करे। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट बात समझाई गई है कि शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी। कई लोग शुरुआत में ही परफेक्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं लेकिन जीटीडी एक लिविंग सिस्टम है जो समय के साथ इंप्रूव होता है। जरूरी ये नहीं कि आपका सिस्टम परफेक्ट हो, जरूरी ये है कि वो वर्किंग हो और लगातार इस्तेमाल हो। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि अगर आप अपनी एक्सटर्नल दुनिया को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो आपकी इंटरनल दुनिया भी धीरे धीरे शांत होने लगती है क्योंकि एनवायरनमेंट सीधे आपके फोकस, एनर्जी और मेंटल स्टेट को प्रभावित करता है। चैप्टर 5, कैप्चरिंग, कोरैलिंग योर स्टफ। इस चैप्टर में डेविड एलन एक ऐसी आदत के बारे में बताते हैं जो पूरी जीटीडी सिस्टम की सबसे मजबूत नींव है और वो है कैप्चरिंग, यानी अपने दिमाग में घूम रही हर चीज को बाहर निकालना।
लेखक कहते हैं कि इंसान का दिमाग लगातार रिमाइंडर्स बनाता रहता है। कभी कोई अधूरा काम याद आता है, कभी किसी से बात करनी होती है, कभी फ्यूचर की चिंता होती है, कभी कोई नया आइडिया आता है, और ये सारी चीजें हमारे अटेंशन को बार बार तोड़ती रहती हैं। धीरे धीरे हमारा माइंड इतना ओवरलोड हो जाता है कि हम फिजिकली थकने से पहले मेंटली थक जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका स्ट्रेस ज्यादा काम होने की वजह से है, लेकिन डेविड एलन कहते हैं कि असली स्ट्रेस अनफिनिश्ड कमिटमेंट्स की वजह से होता है, क्योंकि दिमाग हर अधूरी चीज को बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है। इसी समस्या का सॉल्यूशन है कैप्चरिंग। इसका मतलब है कि जो भी चीज आपका अटेंशन मांग रही है, उसे तुरंत किसी ट्रस्टेड प्लेस में कैप्चर कर लो। चाहे वो नोटबुक हो, फोन ऐप हो, वॉइस नोट हो, डायरी हो या इनबॉक्स सिस्टम। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके दिमाग को यह भरोसा होना चाहिए कि चीज सुरक्षित जगह पर स्टोर हो गई है, अब उसे बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। लेखक ये भी बताते हैं कि कैप्चर सिर्फ टास्क्स के लिए नहीं होता। इसमें आइडियाज, ड्रीम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर प्लान्स, वरीज, रैंडम थॉट्स और छोटे छोटे रिमाइंडर्स सब आते हैं, क्योंकि माइंड हर ओपन लूप को पकड़ कर रखता है, और जब तक वो लूप क्लोज नहीं होता तब तक मानसिक शांति पूरी तरह नहीं आती। इस चैप्टर में इनबॉक्स की कॉन्सेप्ट भी समझाई गई है। इनबॉक्स वो जगह है जहां आपकी सारी इनकमिंग चीजें कलेक्ट होती हैं, जैसे फिजिकल पेपर्स, ईमेल्स, नोट्स या थॉट्स। लेकिन समस्या तब होती है जब लोग सिर्फ कलेक्ट करते रहते हैं और प्रोसेस नहीं करते। इसलिए कैप्चरिंग का मतलब सिर्फ लिख लेना नहीं, बल्कि हर चीज को कॉन्शियसली बाहर निकालना है ताकि माइंड क्लियर हो सके। डेविड एलन कहते हैं कि जब आप अपने सारे ओपन लूप्स कैप्चर कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी हल्कापन महसूस होने लगता है, क्योंकि पहली बार आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर निकलता है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि क्लैरिटी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और अवेयरनेस की शुरुआत कैप्चरिंग से होती है। जब तक चीजें अंदर बिखरी रहेंगी तब तक लाइफ भी बिखरी हुई महसूस होगी, लेकिन जैसे ही आप उन्हें बाहर लाना शुरू करते हैं वैसे ही कंट्रोल वापस आने लगता है। चैप्टर 6 क्लैरिफाइंग, गेटिंग इनटू एम्प्टी। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि कैप्चरिंग के बाद अगला सबसे जरूरी स्टेप है क्लैरिफाइंग, क्योंकि अगर आपने सिर्फ चीजें कलेक्ट कर ली लेकिन उन्हें समझा नहीं तो आपका सिस्टम फिर से क्लटर बन जाएगा। बहुत लोग लिस्ट्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं होती कि आखिर करना क्या है, और इसी वजह से वे ओवरवेल्म्ड महसूस करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हर कैप्चर्ड आइटम को प्रोसेस करना जरूरी है, और प्रोसेसिंग का मतलब है ये तय करना कि ये चीज वास्तव में क्या है। क्या ये एक्शनेबल है या सिर्फ इंफॉर्मेशन है? क्या इसे अभी करना है, बाद में करना है, किसी और को देना है या डिलीट कर देना है? यही क्लैरिटी मेंटल फ्रीडम लाती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट एक्शन। डेविड एलन बताते हैं कि लोग कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि उनके टास्क्स वेग होते हैं। जैसे अगर लिस्ट में लिखा है हेल्थ इंप्रूव करना या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि पहला कदम क्या है। लेकिन अगर आप लिखते हैं जिम कॉल करना या प्रोजेक्ट का पहला पेज खोलना, तो एक्शन आसान लगने लगता है। इसलिए हर आइटम को क्लैरिफाई करते समय यह पूछना जरूरी है कि इसका अगला फिजिकल विजिबल एक्शन क्या है। लेखक ये भी बताते हैं कि अगर किसी चीज पर एक्शन नहीं लेना है तो उसके 3 ऑप्शंस होते हैं। ट्रैश यानी उसे हटा दो, इंक्यूबेशन यानी फ्यूचर के लिए रख दो, और रेफरेंस यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर कर दो। इससे आपका सिस्टम अननेसेसरी चीजों से साफ रहता है। इस चैप्टर में 2 मिनट रूल भी समझाया गया है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि उसे बाद के लिए रखने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। क्लैरिफाइंग का एक गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। जब चीजें अनक्लियर होती हैं तो माइंड रेजिस्टेंस पैदा करता है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट एक्शन क्लियर हो जाता है वैसे ही अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है। यही वजह है कि क्लैरिटी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। लेखक कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि क्लियर डिसीजंस लेना है, और क्लैरिफाइंग वही प्रोसेस है जो डिसीजंस को आसान बनाती है। जब आपका इनबॉक्स एम्प्टी होने लगता है तो सिर्फ फिजिकल स्पेस ही नहीं बल्कि मेंटल स्पेस भी खाली होने लगता है, और यही एम्प्टी स्टेट असली पीस और फोकस की शुरुआत बनती है। चैप्टर 7 ऑर्गेनाइजिंग, सेटिंग अप द राइट बकेट्स। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि सिर्फ कामों को कैप्चर और क्लैरिफाई कर लेना काफी नहीं है,
अगर चीजें सही जगह ऑर्गेनाइज नहीं होंगी तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे फिर से केओस में बदल जाएगा। लेखक कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड लाइफ का मतलब हर चीज को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि हर चीज के लिए सही जगह तय करना है। क्योंकि जब हमारे टास्क्स, आइडियाज, कमिटमेंट्स और इन्फॉर्मेशन बिखरे हुए रहते हैं, तब हमारा दिमाग बार बार उन्हें याद रखने की कोशिश करता है और यही मेंटल स्ट्रेस पैदा करता है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि हमें अपने सिस्टम में अलग अलग बकेट्स यानी कैटेगरीज बनानी होंगी ताकि हर चीज सही कॉन्टेक्स्ट में रहे। डेविड एलन बताते हैं कि सभी टास्क्स एक जैसे नहीं होते। कुछ तुरंत एक्शन मांगते हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, कुछ सिर्फ रेफरेंस इंफॉर्मेशन होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर अभी काम नहीं करना लेकिन भविष्य में करना हो सकता है। इसलिए हर आइटम को सही बकेट में डालना जरूरी है। लेखक नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट की इंपॉर्टेंस समझाते हैं, जहां केवल वही काम होने चाहिए जिन पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स लिस्ट होती है जिसमें वे सारे आउटकम्स आते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए एक से ज्यादा स्टेप्स चाहिए। कैलेंडर केवल उन्हीं चीजों के लिए होना चाहिए जो किसी स्पेसिफिक डेट या टाइम से जुड़ी हों, क्योंकि अगर कैलेंडर अननेसेसरी टास्क से भर जाएगा तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद वेटिंग फॉर लिस्ट की बात आती है, जहां वे काम रखे जाते हैं जो आपने किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपे हैं ताकि आप उन्हें भूले नहीं। समडे मे बी लिस्ट उन आइडियाज और ड्रीम्स के लिए होती है जिन्हें आप फ्यूचर में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिएटिविटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को अलाइव रखती है। रेफरेंस सिस्टम भी जरूरी है, जहां इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेफली स्टोर रहती है ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सके। इस चैप्टर में लेखक ये भी समझाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का असली पर्पस परफेक्शन नहीं बल्कि एक्सेसिबिलिटी है। सिस्टम इतना सिंपल होना चाहिए कि आप उसे आसानी से यूज कर सकें। अगर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप उसे अवॉइड करने लगेंगे और धीरे धीरे वापस पुराने तरीके में लौट जाएंगे। डेविड एलन कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हमारे माइंड को एक साइकोलॉजिकल रिलीफ देता है, क्योंकि अब उसे हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं रहती। इससे फोकस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है और डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। जब हर चीज अपनी सही जगह पर होती है, तब लाइफ भी ज्यादा बैलेंस्ड और मैनेजेबल महसूस होने लगती है। चैप्टर 8 रिफ्लेक्टिंग, कीपिंग इट ऑल फ्रेश एंड फंक्शनल। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि कोई भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम तभी लंबे समय तक काम करता है जब उसे नियमित रूप से रिव्यू किया जाए। बहुत लोग शुरुआत में मोटिवेटेड होकर सिस्टम बना लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे देखना बंद कर देते हैं और फिर वही पुराना कंफ्यूजन वापस आने लगता है। लेखक कहते हैं कि जीटीडी सिर्फ लिस्ट्स बनाने का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रोसेस है जिसे लगातार फ्रेश और अपडेटेड रखना जरूरी है। इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्टिंग कहा गया है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब है अपने पूरे सिस्टम को बार बार कॉन्शियसली देखना, ताकि आपका माइंड पूरी तरह भरोसा कर सके कि सब कुछ कंट्रोल में है। अगर रिव्यू नहीं होगा तो लिस्ट्स आउटडेटेड होने लगेंगी, इनकम्प्लीट टास्क्स बढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे सिस्टम पर ट्रस्ट खत्म होने लगेगा। जब ट्रस्ट खत्म होता है तब दिमाग फिर से सब कुछ याद रखने की कोशिश शुरू कर देता है और वहीं से स्ट्रेस वापस आ जाता है। इस चैप्टर में वीकली रिव्यू को जीटीडी का सबसे पावरफुल हैबिट बताया गया है। डेविड एलन कहते हैं कि वीकली रिव्यू वो समय है जब आप रुककर अपनी पूरी लाइफ को ऊपर से देखते हैं। इसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट एक्शंस, कैलेंडर, वेटिंग फॉर लिस्ट और फ्यूचर प्लान्स सब कुछ चेक करते हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं। ये सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि मानसिक रीसेट की प्रक्रिया है। वीकली रिव्यू हमें रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में लाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग दिन भर सिर्फ इमरजेंसीज और डिस्ट्रैक्शंस पर रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन रिव्यू हमें यह मौका देता है कि हम कॉन्शियसली डिसाइड करें कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और हमें किस दिशा में जाना है। लेखक बताते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका सिस्टम अपडेटेड है तब आपका माइंड ज्यादा रिलैक्स्ड रहता है। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि रिव्यू ऑनेस्टी मांगता है। कई बार हम अनकंफर्टेबल टास्क्स अवॉइड करते हैं, लेकिन वीकली रिव्यू हमें रियलिटी के सामने खड़ा करता है और यही अवेयरनेस ग्रोथ की शुरुआत बनती है। रिफ्लेक्टिंग का डीपर पर्पस केवल टास्क्स मैनेज करना नहीं बल्कि अपनी लाइफ के साथ कनेक्टेड रहना है। जब आप रेगुलरली अपने कमिटमेंट्स, गोल्स और डायरेक्शन को देखते हैं तब आप ज्यादा इंटेंशनल तरीके से जीने लगते हैं और यही इंटेंशनल लिविंग, इनर पीस और लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। चैप्टर 9 एंगेजिंग, मेकिंग द बेस्ट एक्शन चॉइसेस। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असली उद्देश्य
सिर्फ प्लानिंग करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही एक्शन लेना है। बहुत लोग लिस्ट्स बनाते हैं, प्लान्स तैयार करते हैं, गोल्स सेट करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। कौन सा काम पहले करें, किसे बाद में करें, किस पर फोकस करें और किसे इग्नोर करें। यही कंफ्यूजन डिसीजन फटीग पैदा करता है और धीरे धीरे इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड होने लगता है। लेखक कहते हैं कि जीटीडी सिस्टम का पूरा मकसद ये है कि जब एक्शन लेने का समय आए तब आपका माइंड क्लियर हो और आपको तुरंत पता हो कि अभी सबसे सही काम क्या है। इस चैप्टर में डेविड एलन एक्शन चॉइसेस के 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझाते हैं। पहला, कॉन्टेक्स्ट, यानी आप इस समय कहाँ हैं और आपके पास कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप बाहर हैं तो घर वाले काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कुछ टास्क पॉसिबल नहीं होंगे। इसलिए कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी देता है। दूसरा क्राइटेरियन है टाइम अवेलेबल। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट है तो आप कोई बड़ा डीप वर्क टास्क शुरू नहीं कर सकते। इसलिए अवेलेबल टाइम के हिसाब से एक्शन चुनना जरूरी है। तीसरा क्राइटेरियन है एनर्जी अवेलेबल। हर समय हमारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कभी हम हाईली फोकस्ड होते हैं और कभी पूरी तरह टायर्ड। इसलिए स्मार्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब अपनी एनर्जी के हिसाब से काम चुनना है, ना कि खुद को फोर्स करना। चौथा क्राइटेरियन है प्रायोरिटी, यानी इस समय सबसे मीनिंगफुल और इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। डेविड एलन बताते हैं कि प्रायोरिटी केवल अर्जेंसी से तय नहीं होती, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू और डिजायर्ड आउटकम से भी तय होती है। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है कि लोग अक्सर काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वे लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती। जब नेक्स्ट एक्शन क्लियरली डिफाइंड होता है तब रेजिस्टेंस कम हो जाता है और मूवमेंट शुरू हो जाती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि फोकस तोड़ती है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ काम करना जरूरी है। एंगेजिंग का डीपर मीनिंग ये है कि आपने जो सिस्टम बनाया है, अब उस पर ट्रस्ट करके एक्शन लेना सीखो। जब आपका माइंड ये महसूस करता है कि बाकी सब चीजें सेफली ऑर्गेनाइज्ड हैं, तब वो वर्तमान टास्क पर पूरी अटेंशन दे पाता है। यही स्टेट हाई परफॉर्मेंस और इनर काम दोनों पैदा करती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि सही एक्शन चॉइसेस केवल टाइम मैनेजमेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि क्लैरिटी, ट्रस्ट, अवेयरनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है। जब ये चारों चीजें साथ आती हैं, तब काम बोझ नहीं बल्कि फ्लो जैसा महसूस होने लगता है। चैप्टर 10, गेटिंग प्रोजेक्ट्स अंडर कंट्रोल। इस चैप्टर में डेविड एलन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की उस रियलिटी को एक्सप्लेन करते हैं जिससे लगभग हर इंसान स्ट्रगल करता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्रोजेक्ट्स को लेकर स्ट्रेस्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट की क्लियर पिक्चर नहीं होती। उनके माइंड में सिर्फ वेग प्रेशर होता है कि बहुत कुछ करना है, लेकिन क्या करना है और कहां से शुरू करना है ये साफ नहीं होता। यही अनसर्टेनिटी एंग्जाइटी पैदा करती है। डेविड एलन बताते हैं कि कोई भी डिजायर्ड आउटकम जिसे पूरा करने के लिए एक से ज्यादा एक्शन स्टेप्स चाहिए, वो एक प्रोजेक्ट है। चाहे वो ऑफिस प्रेजेंटेशन हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, घर शिफ्ट करना हो, हेल्थ इंप्रूव करना हो या फैमिली वेकेशन प्लान करना हो। प्रॉब्लम यह है कि लोग प्रोजेक्ट्स को सिर्फ मेंटली कैरी करते रहते हैं और उन्हें एक्शनेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं करते। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उनका क्लियर आउटकम डिफाइन करना जरूरी है। जब तक आपको यह साफ नहीं होगा कि सक्सेस कैसी दिखेगी, तब तक आपका माइंड डायरेक्शनलेस रहेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट को छोटे छोटे नेक्स्ट एक्शंस में ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि माइंड बड़े अनक्लियर गोल्स से डरता है, लेकिन छोटे विजिबल एक्शंस को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि प्रोजेक्ट्स स्टैटिक नहीं होते, वे कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं, इसलिए उन्हें रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। यही वजह है कि प्रोजेक्ट लिस्ट्स और वीकली रिव्यूज जीटीडी सिस्टम में इतनी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में नेचुरल प्लानिंग मॉडल की भी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, जिसमें पर्पस, विजन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग और नेक्स्ट एक्शंस मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेजेबल बनाते हैं। डेविड एलन कहते हैं कि जब प्रोजेक्ट्स प्रॉपरली मैनेज नहीं होते, तब वे मानसिक वेट बन जाते हैं, लेकिन जब उन्हें क्लियर स्ट्रक्चर मिल जाता है, तब वही प्रोजेक्ट्स एक्साइटमेंट और मोटिवेशन देने लगते हैं। इस चैप्टर का डीपर इंसाइट ये है कि स्ट्रेस कामों की वजह से नहीं, बल्कि अनक्लियर कमिटमेंट्स की वजह से पैदा होता है। जब आपके प्रोजेक्ट्स क्लियरली डिफाइंड, ऑर्गेनाइज्ड और रिव्यूड होते हैं,
तब आपका माइंड शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। यही कंट्रोल कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और कॉन्फिडेंस एक्शन को आसान बना देता है। इस चैप्टर का पूरा एसेंस ये है कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट केवल टूल्स या टेक्निक्स का खेल नहीं है, बल्कि क्लैरिटी, थिंकिंग, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रिव्यू की हैबिट का परिणाम है। चैप्टर 11, द पावर ऑफ द कैप्चरिंग हैबिट। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि कैप्चरिंग सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं, बल्कि एक पावरफुल लाइफ हैबिट है, जो इंसान के सोचने, काम करने और जीने के तरीके को बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि हमारा माइंड लगातार इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज, वरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अनफिनिश्ड कमिटमेंट से भरा रहता है, और यही मेंटल ओवरलोड धीरे धीरे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। बहुत बार लोग महसूस करते हैं कि वे फिजिकली ज्यादा काम नहीं कर रहे, फिर भी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनका दिमाग लगातार ओपन लूप्स को पकड़कर बैठा रहता है। हर अधूरी बात, हर पेंडिंग काम और हर अनरिजॉल्व्ड कमिटमेंट बैकग्राउंड में एनर्जी कंज्यूम करती रहती है। डेविड एलन कहते हैं कि जब तक कोई चीज ट्रस्टेड सिस्टम में कैप्चर नहीं होती, तब तक माइंड उसे छोड़ता नहीं है। इसी वजह से कैप्चरिंग हैबिट इतनी पावरफुल बन जाती है, क्योंकि ये माइंड को ये सिग्नल देती है कि अब उसे हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग जरूरी नहीं कि ज्यादा इंटेलिजेंट हों, लेकिन उनके पास थॉट्स और कमिटमेंट्स को तुरंत कैप्चर करने की आदत होती है। वे आइडियाज को हवा में नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें तुरंत किसी ट्रस्टेड प्लेस में डाल देते हैं। यही हैबिट उन्हें मेंटली क्लियर और फोकस्ड बनाती है। इस चैप्टर में लेखक ये भी बताते हैं कि कैप्चरिंग केवल टास्क्स कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस डेवलप करना है, क्योंकि जब आप कॉन्शियसली हर चीज को बाहर निकालना शुरू करते हैं, तब आपको पहली बार यह एहसास होता है कि आपका माइंड वास्तव में कितना ओवरलोडेड था। बहुत लोग दिन भर छोटी छोटी बातों को मेंटली कैरी करते रहते हैं। किसी को कॉल करना है, ईमेल भेजना है, बिल भरना है, मीटिंग प्रिपेयर करनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, और ये सब बैकग्राउंड नॉइज बनकर उनकी एनर्जी ड्रेन करता रहता है। कैप्चरिंग हैबिट इस नॉइज को कम करती है। इस चैप्टर में लेखक ये भी समझाते हैं कि कैप्चरिंग का असली पावर कंसिस्टेंसी में है। अगर आप कभी कैप्चर करते हैं और कभी नहीं, तो आपका माइंड सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप हर आइडिया, कमिटमेंट और कंसर्न को कंसिस्टेंटली कैप्चर करने लगते हैं, तब धीरे धीरे माइंड रिलैक्स होने लगता है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि कुछ भी खोएगा नहीं। यही ट्रस्ट मेंटल फ्रीडम की शुरुआत बनता है। डेविड एलन कहते हैं कि कैप्चरिंग हैबिट क्रिएटिविटी भी बढ़ाती है, क्योंकि जब माइंड रिमाइंडर से मुक्त होता है, तब उसके पास नए आइडियाज और डीपर थिंकिंग के लिए ज्यादा स्पेस बचता है। इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये है कि क्लैरिटी एक्सीडेंट से नहीं आती, क्लैरिटी इंटेंशनल हैबिट्स से आती है, और कैप्चरिंग उन्हीं फाउंडेशनल हैबिट्स में से एक है जो लाइफ को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल और पर्पसफुल बना सकती है। चैप्टर 12, द पावर ऑफ द नेक्स्ट एक्शन डिसीजन। इस चैप्टर में डेविड एलन एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जो पूरी जीटीडी फिलॉसफी के सबसे प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज में से एक है, और वो है नेक्स्ट एक्शन डिसीजन। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग कामों को इसलिए टालते नहीं क्योंकि वे लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके टास्क्स अनक्लियर होते हैं। जब माइंड को यह समझ नहीं आता कि पहला कदम क्या है, तब वो नेचुरली रेजिस्टेंस पैदा करता है और काम पोस्टपोन होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी लिस्ट में लिखा है बिजनेस इंप्रूव करना या हेल्थ बेटर बनाना, तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये आउटकम्स हैं, एक्शंस नहीं। लेकिन अगर वही चीज बदलकर क्लाइंट को कॉल करना या सुबह 30 मिनट वॉक करना बन जाए, तो एक्शन तुरंत आसान महसूस होने लगता है। यही नेक्स्ट एक्शन डिसीजन की पावर है। ये वेग थिंकिंग को कॉन्क्रीट मूवमेंट में बदल देता है। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी है। जब अगला फिजिकल विजिबल एक्शन क्लियर होता है, तब माइंड को शुरू करना आसान लगता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि नेक्स्ट एक्शन हमेशा फिजिकल होना चाहिए, यानी ऐसा स्टेप जिसे वास्तव में किया जा सके, सिर्फ सोचने या प्लान करने वाली चीज नहीं। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट कंप्लीट करना नेक्स्ट एक्शन नहीं है, लेकिन रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ लिखना एक क्लियर नेक्स्ट एक्शन है। इसी तरह फिटनेस इंप्रूव करना एक्शन नहीं, लेकिन जिम मेंबरशिप कॉल करना एक एक्शनेबल स्टेप है। इस चैप्टर में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि नेक्स्ट एक्शन डिसीजन केवल काम पूरा करने का तरीका नहीं है, बल्कि मानसिक रेजिस्टेंस तोड़ने का तरीका है। क्योंकि हमारा दिमाग बड़े अनक्लियर आउटकम से डरता है, लेकिन छोटे क्लियर स्टेप्स को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है।
यही कारण है कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे एक्शंस में ब्रेक करते हैं तो एंग्जाइटी कम होने लगती है और मोमेंटम बढ़ने लगता है। डेविड एलन कहते हैं कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन का सीक्रेट यही है कि हमेशा खुद से पूछो, अभी अगला विजिबल एक्शन क्या है। यह सिंपल क्वेश्चन प्रोक्रेस्टिनेशन को रिड्यूस करता है और डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है। इस चैप्टर का डीपर इंसाइट यह है कि लाइफ प्रोग्रेस जायंट लीप से नहीं बल्कि छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है, और नेक्स्ट एक्शन थिंकिंग हमें ओवरवेल्म से निकालकर मूवमेंट की स्टेट में ले आती है। जब मूवमेंट शुरू होती है तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आगे एक्शन लेने की एनर्जी पैदा करता है। यही साइकिल लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ की फाउंडेशन बनती है। Chapter 13. The Power of Outcome. फोकसिंग। इस चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि इंसान की प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितना काम करता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे यह साफ है या नहीं कि वो आखिर अचीव क्या करना चाहता है। बहुत बार लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर भी उन्हें सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका फोकस एक्शंस पर तो होता है लेकिन आउटकम्स पर नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जब तक हमारे माइंड में किसी काम का क्लियर रिजल्ट डिफाइंड नहीं होता, तब तक हमारा अटेंशन बिखरा रहता है और एनर्जी सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो पाती। इस चैप्टर का कोर आइडिया यही है कि हर मीनिंगफुल एक्टिविटी शुरू करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि डिजायर्ड आउटकम क्या है, यानी इस काम के कंप्लीट होने के बाद सक्सेस कैसी दिखेगी। डेविड एलन बताते हैं कि आउटकम फोकसिंग माइंड को डायरेक्शन देता है। जब आपके पास क्लियर पिक्चर होती है, तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आइडियाज, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जब आउटकम वेग होता है, तब कंफ्यूजन और प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिर्फ ये सोचता है कि मुझे करियर इंप्रूव करना है, तो ये एक अनक्लियर इंटेंशन है। लेकिन अगर वो डिफाइन करे कि अगले 6 महीने में नई स्किल सीखकर बेटर जॉब हासिल करनी है, तो माइंड के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाती है। यही क्लैरिटी एक्शन को मीनिंगफुल बनाती है। इस चैप्टर में लेखक ये भी समझाते हैं कि आउटकम फोकसिंग केवल बड़े गोल्स के लिए नहीं, बल्कि डेली लाइफ की छोटी एक्टिविटीज के लिए भी जरूरी है। जैसे मीटिंग शुरू करने से पहले अगर ये क्लियर हो कि मीटिंग का डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, तो डिस्कशन ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन जाता है। इसी तरह किसी कॉन्वर्सेशन, ईमेल या प्रोजेक्ट के पीछे आउटकम क्लैरिटी होने से अननेसेसरी कंफ्यूजन कम हो जाता है। डेविड एलन कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए ओवरवेल्म्ड रहते हैं क्योंकि उनके पास कमिटमेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन डिफाइंड आउटकम्स नहीं होते। उनका माइंड सिर्फ प्रेशर महसूस करता है, डायरेक्शन नहीं। यही कारण है कि क्लियर आउटकम्स इनर काम पैदा करते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट डिफाइन हो जाता है तब नेक्स्ट एक्शंस तय करना आसान हो जाता है। इस चैप्टर का डीपर इंसाइट ये है कि ह्यूमन माइंड नेचुरली गोल ओरिएंटेड है। वो हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। इसलिए अगर डायरेक्शन कॉन्शियसली डिफाइन नहीं की जाएगी तो एनर्जी रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट होने लगेगी। आउटकम फोकसिंग हमें रिएक्टिव लिविंग से निकालकर इंटेंशनल लिविंग की तरफ ले जाता है, जहां हर एक्शन किसी मीनिंगफुल पर्पस से जुड़ा होता है। और यही पर्पसफुल फोकस लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और प्रोडक्टिविटी की फाउंडेशन बनता है। चैप्टर 14, जीटीडी एंड कॉग्निटिव साइंस। इस चैप्टर में डेविड एलन जीटीडी सिस्टम को मॉडर्न कॉग्निटिव साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करते हैं। लेखक बताते हैं कि जीटीडी केवल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन ब्रेन के नेचुरल फंक्शनिंग के साथ अलाइंड सिस्टम है। यही वजह है कि ये सिस्टम लोगों को मेंटली लाइटर और मोर प्रोडक्टिव महसूस कराता है। इस चैप्टर में सबसे पहले ज़ाइगार्निक इफेक्ट की बात की गई है, जो ये बताता है कि हमारा माइंड अनफिनिश्ड टास्क्स को लगातार याद रखता है। अधूरे काम बैकग्राउंड में मेंटल टेंशन पैदा करते रहते हैं, क्योंकि ब्रेन नेचुरली क्लोजर चाहता है। यही कारण है कि जब हमारे पास बहुत सारे इनकम्प्लीट कमिटमेंट्स होते हैं, तब हम मेंटली रेस्टलेस महसूस करते हैं। डेविड एलन कहते हैं कि जीटीडी सिस्टम इस टेंशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि जब हम टास्क्स को ट्रस्टेड एक्सटर्नल सिस्टम में कैप्चर और ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तब ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि चीजें कंट्रोल में हैं। अब उसे लगातार रिमाइंडर्स भेजने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में वर्किंग मेमोरी की लिमिटेशंस भी एक्सप्लेन की गई हैं। कॉग्निटिव साइंस के अनुसार ह्यूमन ब्रेन एक समय में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन एक्टिवली होल्ड कर सकता है, लेकिन मॉडर्न लाइफ में लोग दर्जनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज साइमल्टेनियसली मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिससे मेंटल ओवरलोड पैदा होता है।
जीटीडी सिस्टम इस ओवरलोड को कम करता है क्योंकि ये माइंड को स्टोरेज के बजाय थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए फ्री कर देता है। लेखक फ्लो स्टेट की कॉन्सेप्ट को भी इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। जब माइंड डिस्ट्रैक्शंस और अनफिनिश्ड रिमाइंडर से मुक्त होता है तब इंसान डीप फोकस की अवस्था में जा सकता है, जहां प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन तीनों बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर में डिसीजन फटीग की भी बात की गई है। जब लोग बार बार अनक्लियर चॉइसेस का सामना करते हैं तब उनकी मेंटल एनर्जी ड्रेन होने लगती है। लेकिन जीटीडी के क्लियर नेक्स्ट एक्शंस और ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट्स डिसीजंस को आसान बनाते हैं, जिससे कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। डेविड एलन बताते हैं कि साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन केवल छुट्टी लेने से नहीं आती, बल्कि ट्रस्टेड कंट्रोल की फीलिंग से आती है। जब माइंड को भरोसा होता है कि कमिटमेंट्स सेफली मैनेज्ड हैं, तब एंजाइटी नेचुरली कम होने लगती है। इस चैप्टर का डीपर मैसेज ये है कि जीटीडी इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये इंसान को उसके ब्रेन के खिलाफ नहीं, बल्कि ब्रेन के नेचुरल डिजाइन के साथ काम करना सिखाता है। और जब सिस्टम ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ अलाइंड होता है तब प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल नहीं बल्कि फ्लो जैसी महसूस होने लगती है। Chapter 15 The Path of GTD Mastery। इस अंतिम चैप्टर में डेविड एलन बताते हैं कि जीटीडी केवल एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है जो समय के साथ धीरे धीरे मास्टरी में बदलती है। बहुत लोग शुरुआत में जीटीडी को सिर्फ टास्क्स मैनेज करने का तरीका समझते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि इसकी असली पावर तब दिखाई देती है जब ये आपकी सोच और जीवन जीने के तरीके का हिस्सा बन जाती है। इस चैप्टर में मास्टरी को एक जर्नी की तरह एक्सप्लेन किया गया है, जहां इंसान धीरे धीरे केओस से क्लैरिटी की तरफ, स्ट्रेस से कामनेस की तरफ और रिएक्शन से कॉन्शियस लिविंग की तरफ बढ़ता है। डेविड एलन कहते हैं कि जीटीडी मास्टरी के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है बेसिक्स को समझना और अप्लाई करना। इसमें कैप्चरिंग, क्लैरिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिफ्लेक्टिंग और एंगेजिंग की हैबिट्स डेवलप होती हैं। इस स्टेज पर इंसान पहली बार महसूस करता है कि उसका माइंड थोड़ा हल्का हो रहा है, क्योंकि अब वो हर चीज मेंटली कैरी नहीं कर रहा होता। लेकिन शुरुआत में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान नहीं होता। कई बार लोग सिस्टम बनाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। इसलिए इस लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैबिट बिल्डिंग है। जब कैप्चरिंग और रिव्यूइंग नेचुरल रूटीन बनने लगते हैं, तब सिस्टम पर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू होता है। दूसरा लेवल है इंटीग्रेटेड लाइफ मैनेजमेंट। इस स्टेज पर जीटीडी सिर्फ टास्क्स मैनेज करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लाइफ के हर एरिया में क्लैरिटी लाने लगता है। इंसान अपने गोल्स, प्रायोरिटीज, रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल ग्रोथ को ज्यादा कॉन्शियसली देखने लगता है। अब वो सिर्फ अर्जेंट चीजों पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि इंपॉर्टेंट चीजों को इंटेंशनली चूज करने लगता है। इस लेवल पर वीकली रिव्यूज डीपर सेल्फ अवेयरनेस का टूल बन जाते हैं, क्योंकि इंसान केवल प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि अपनी डायरेक्शन भी रिव्यू करने लगता है। डेविड एलन बताते हैं कि यही वो स्टेज है जहां प्रोडक्टिविटी इनर बैलेंस में बदलने लगती है। तीसरा लेवल है स्पॉन्टेनियस एंगेजमेंट। ये मास्टरी की हाईएस्ट अवस्था है, जहां सिस्टम इतना डीपली इंटीग्रेटेड हो जाता है कि इंसान बिना मेंटल क्लटर के प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ काम कर पाता है। अब डिसीजंस लेने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं होती, क्योंकि क्लैरिटी नेचुरली मौजूद होती है। माइंड ओपन लूप से भरा नहीं रहता, इसलिए क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और फोकस ज्यादा फ्रीली फ्लो करते हैं। इस स्टेज पर प्रोडक्टिविटी फोर्स्ड डिसिप्लिन जैसी नहीं लगती, बल्कि नेचुरल फ्लो जैसी महसूस होती है। लेखक कहते हैं कि जीटीडी मास्टरी का असली उद्देश्य ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि ज्यादा कॉन्शियसली जीना है। जब आपका माइंड कॉन्स्टेंटली अनफिनिश्ड कमिटमेंट्स से डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता, तब आपके पास रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी, लर्निंग और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस के लिए ज्यादा एनर्जी बचती है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है कि मास्टरी कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट की प्रोसेस है। लाइफ बदलती रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती रहती हैं, इसलिए सिस्टम को भी इवॉल्व होना पड़ता है। लेकिन जितना ज्यादा आप जीटीडी प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा ट्रस्ट, क्लैरिटी और इनर काम डेवलप होता जाता है। इस चैप्टर का पूरा एसेंस यही है कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे इंटरनल फ्रीडम में बदल जाती है, और यही फ्रीडम जीटीडी की सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सोच है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी को स्ट्रेस और कंफ्यूजन में नहीं, बल्कि क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ कैसे जिया जाए। जब आपका माइंड हर छोटी बड़ी चीज को पकड़ कर रखने की बजाय फ्री होकर सोचने लगे, तब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने आपको अपने कामों को नए नजरिए से देखने की इंस्पिरेशन दी होगी।
अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग भी अपने जीवन में क्लैरिटी और पीस ला सकें। आप देश के किस शहर, गांव या किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका एक कमेंट इस परिवार को और करीब लाता है। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग ऑडियो बुक में। तब तक अपने माइंड को क्लियर रखिए और अपनी जिंदगी को पर्पस के साथ जीते रहिए।